तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यंग शेरलॉक नाम की इस सीरीज के बारे में, जो कि हमें प्राइम वीडियो की तरफ से देखने को मिली है। और इसका जो एक तरह से सेक्शन 1 है वो प्राइम वीडियो ने रिलीज़ कर दिया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये क्यों मैं आपको बता दूँ, मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, तो इसी पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। यंग शर्लॉक एक रहस्यमय टेलीविजन श्रृंखला है जिसे मैथ्यू पार्खाइल ने बनाया है और पीटर हार्नेस और गाय रिची ने विकसित किया है। ये एंड्रयू लेन की यंग शर्लॉक होम्स पुस्तक श्रृंखला से प्रेरित है, जो स्वयं आर्थर कॉनन डॉयल की मूल शर्लॉक होम्स कहानियों का एक रूपांतर है। गाय रिची ने श्रृंखला का निर्देशन किया है और हीरो फिएन स्टिफिन ने होम्स की भूमिका निभाई है। श्रृंखला का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर 4 मार्च 2026 को हुआ था। आधार: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 19 वर्षीय शर्लक होम्स अभी तक वो मास्टर जासूस नहीं बने हैं जो वे आगे चलकर बनते हैं। वे अनुभवहीन और बेबाक हैं और उनमें अनुशासन की कमी है। ऑक्सफोर्ड में हुई एक हत्या होम्स की स्वतंत्रता को खतरे में डाल देती है और वे अपने पहले हत्या रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो उन्हें वैश्विक स्तर की साजिश की ओर ले जाता है। कलाकार और पात्र: मुख्य हीरो फिएन स्टिफिन ने शर्लॉक होम्स का किरदार निभाया है, जो एक उद्दंड 19 वर्षीय शौकिया जासूस है। जेम्स मोरियार्टी के रूप में डोनल फिन, शर्लक का नया दोस्त। जिनेत सेंग राजकुमारी गुलुन शौवान शियाओ वेई की भूमिका में है, जो एक युवा चीनी राजकुमारी, विद्वान और मार्शल आर्टिस्ट हैं। जोसेफ फिएन्स ने साइलस होम्स की भूमिका निभाई है, जो माइक्रॉफ्ट, शर्लक और बीट्रिस के पिता हैं। नताशा मैकेलहॉन ने कॉर्डेलिया होम्स का किरदार निभाया है, जो माइक्रॉफ्ट, शर्लक और बीट्रिस की मां हैं। मैक्स आयरन्स ने शेरलॉक और बीट्रिस के बड़े भाई माइक्रॉफ्ट होम्स की भूमिका निभाई है। कॉलिन फर्थ सर बुसेफलस हॉज के रूप में, सहायक प्रोफेसर किशोर मलिक के रूप में, रवि औजला होली कैटल एडी के रूप में, इयान मिडलेन प्रोफेसर एम्ब्रॉस रॉबर्ट्स के रूप में, साइमन डेलाने जासूस फिटगेट के रूप में, एडम जेम्स ने डॉक्टर चार्ल्स माल्टबी की भूमिका निभाई, रेचल शेली ने अन्ना टिलकोट की भूमिका निभाई, नुमान अकार एसात कासगरली के रूप में, स्कॉट रीड कांस्टेबल लेस्ट्रेट के रूप में। एपिसोड नहीं शीर्षक: निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि: लुप्त पांडुलिपियों का मामला, गाई रिची, मैथ्यू पार्खिल और पीटर हार्नेस, 4 मार्च 2026। बचपन के एक दृश्य में युवा शर्लक होम्स को अपनी बहन बीट्रिस को देखने में असफल होते हुए दिखाया गया है, जो गायब हो जाती है। वर्तमान में शर्लक जेब काटने के जुर्म में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होता है। उसका भाई माइक्रॉफ्ट उसे ऑक्सफोर्ड के कैंडलीन कॉलेज में एक छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक स्काउट के रूप में नौकरी दिलवाता है। वहां उसकी मुलाकात चीन की राजकुमारी शौवान से होती है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सन तीजू की युद्ध कला की अमूल्य पांडुलिपियां लेकर आई हैं, और वो छात्र जेम्स मोरियार्टी से दोस्ती करता है। जब पांडुलिपियां चोरी हो जाती हैं, तो शर्लक मुख्य संदिग्ध बन जाता है। राजकुमारी उसे जांच करने की अनुमति देती है। वो पता लगाता है कि चोरी की साजिश अंदर से रची गई थी और पांडुलिपियां कभी इमारत से बाहर नहीं निकली। एक अलमारी को मध्ययुगीन गुप्त रास्तों से ले जाया गया और उसमें एक बम लगाया गया, जो बगल के एक समारोह के दौरान विस्फोट करने के लिए निर्धारित था। विस्फोट से कुछ क्षण पहले शर्लक समारोह स्थल को खाली करा लेता है। पांडुलिपियां बरामद कर ली जाती है, लेकिन प्रोफेसर थॉम्सन की हत्या कर दी जाती है और शर्लक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2. जली हुई तस्वीर का मामला, गाई रिची, स्टीव थॉम्सन, 4 मार्च 2026। शर्लक से प्रोफेसर थॉम्सन की हत्या के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन उसे पिछली रात की कोई घटना याद नहीं रहती। राजकुमारी शौवान उसके साथ होने से इनकार करती है और सर बुसेफलस हॉज से माइक्रॉफ्ट की अपील ठुकरा दी जाती है। हॉज द्वारा छात्रवृत्ति छीन लिए जाने के बाद मोरियार्टी कपड़े धोने की गाड़ी में भेष बदलकर शर्लक को जेल से छुड़ा लेता है। छिपकर वे यह अनुमान लगाते हैं कि शौवान ने शर्लक के पेय में मादक पदार्थ मिलाकर उसे फंसाया था। उन्हें वो जली हुई तस्वीर याद आती है जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी, और वे उसका पता एक स्थानीय फोटोग्राफर से लगाते हैं। तस्वीर में 4 प्रोफेसर थॉम्सन, रॉबर्ट्स, एनराइट और मलिक
सभी समारोह में बम के सबसे पास बैठे हुए दिखाई देते हैं। बम का उद्देश्य चारों को मारना था। शर्लक और मोरियार्टी बचे हुए प्रोफेसरों को चेतावनी देने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें एनराइट पहले से ही मृत मिलता है। इस बीच एक गुप्त बैठक से पता चलता है कि शौवान अज्ञात षड्यंत्रकारियों के साथ काम कर रही है और उसे 1 सप्ताह के भीतर प्रोफेसरों को खत्म करने का आदेश दिया गया है। 2 लक्ष्य अभी भी जीवित हैं। निहत्थे व्यक्ति का मामला। एंडर्स एंगस्ट्रॉम, मेलिसा बुबनिक, 4 मार्च 2026। शर्लक और मोरियार्टी प्रोफेसर एनराइट के कमरों की छानबीन करते हैं, जबकि शौआन अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। वे गांसू कॉरिडोर में खनिज निष्कर्षण पर एनराइट के शोध का पता लगाते हैं और इसे सर बुसेफलस हॉज की संपत्ति और 4 कुख्यात प्रोफेसरों से जुड़े एक गुप्त प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं। एनराइट के एक छात्र से मिले सुरागों को समझने के बाद शर्लक और मोरियार्टी प्रोफेसर का पीछा करते हुए 1 घंटा घर तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शौआन उनकी हत्या कर देती है और भाग जाती है, जिससे पता चलता है कि शर्लक ने अनजाने में ही उसे एनराइट को ढूंढने में मदद की थी। शौआन के एक दस्ताने से मिले सुराग से शर्लक को शक होता है कि ऑक्सफोर्ड में मौजूद महिला असली राजकुमारी नहीं है, और एजरा हॉर्न्सबी की गवाही से पुष्टि होती है कि पहले हुए अपहरण के दौरान असली शौआन को शायद बदल दिया गया था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि शौआन को अपने मारे गए परिवार का बदला लेने के लिए 4 प्रेरितों का शिकार करने के लिए उकसाया गया था, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके साथी साजिशकर्ताओं ने उसका इस्तेमाल किया है। शर्लक, मोरियार्टी और माइक्रॉफ्ट ऑज को प्रोफेसर मलिक को चारा बनाकर जाल बिछाने में मदद करने के लिए मना लेते हैं। पुलिस की निगरानी के बावजूद शौआन घर में घुसपैठ कर लेती है, लेकिन शर्लक उसे दोबारा हत्या करने से पहले ही रोक लेता है। घर के पास ही मौजूद एक खतरे का संकेत देने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे शर्लक जीत का जश्न मनाता है। 4. गायब बटन का मामला। एंडर्स एंगस्ट्रॉम, स्टीव थॉम्पसन, 4 मार्च 2026। शर्लक अपनी मां कॉर्डेलिया से पागल खाने में मिलने जाता है, जहां उसे उसके कमरे में एक छिपा हुआ रिकॉर्डिंग उपकरण मिलता है। वो उसे वहां से छुड़ाकर मोरियार्टी के साथ होम्स परिवार के घर ले आता है। कॉर्डेलिया द्वारा बार बार पक्षी के पंजे वाले आदमी के बारे में दी गई चेतावनी से शर्लक ये निष्कर्ष निकालता है कि वो प्रोफेसर मलिक की खास छड़ी का वर्णन कर रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि मलिक चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। शर्लक और मोरियार्टी उसकी कोठरी में मौजूद धोखेबाज से पूछताछ करते हैं। वो एक सुरक्षित ठिकाने का खुलासा करती है और पुष्टि करती है कि मलिक उन हत्याओं को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। असली राजकुमारी शौआन हॉज को बताती है कि उसके अपहरणकर्ताओं ने एक खंडहर हो चुके मध्ययुगीन मठ में मलिक से मिलने की बात कही थी। इस बीच माइक्रॉफ्ट और शर्लक को वकील लॉसन जैगर्स की हत्या हुई मिलती है और रिकॉर्डिंग सिलेंडर को इस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है ताकि उसके और कॉर्डेलिया के बीच हुई बातचीत को छिपाया जा सके। मठ में हॉज मलिक का सामना करता है, जो खुलासा करता है कि उसने हॉज के साथ विश्वासघात किया क्योंकि उसे डर था कि उसकी खोजें चोरी हो जाएंगी। इसके बाद ऑज गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जाहिर तौर पर जहर देकर। वो धोखेबाज हिरासत से भाग निकलता है और होम्स परिवार के मुखिया साइलस अप्रत्याशित रूप से वहां पहुंच जाते हैं। युवा शर्लॉक होम्स का मामला। एंडर्स एंगस्ट्रॉम, मैथ्यू पार्कहिल, 4 मार्च 2026। साइलस की वापसी के साथ होम्स परिवार फिर से एक हो जाता है और कॉर्डेलिया अब दवाइयों में बदलाव के साथ परिवार के साथ एक दुर्लभ रात्रि भोज का आनंद लेती है। साइलस खुलासा करता है कि प्रोफेसर मलिक कथित वैज्ञानिक शोध के नाम पर कई पागलखाने के मरीजों का रिकॉर्ड बना रहे थे, और जब इस योजना का खुलासा हुआ तो वकील जैगर्स ने आत्महत्या कर ली। शर्लक और मोरियार्टी साइलस के वित्त की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि 1858 में उनकी 4 कंपनियां दिवालिया हो गईं, लेकिन अगले ही साल उनकी किस्मत अचानक पलट गई। उसी साल उनकी बेटी बीट्रिस की मृत्यु हो गई। उन्हें पता चलता है कि साइलस ने कॉर्डेलिया के भर्ती होने पर उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी, जिससे संपत्ति पर उनका नियंत्रण हो गया था, और उन्होंने बीट्रिस की मृत्यु के तुरंत बाद ग्राउंड कीपर का कर्ज चुका दिया था। पारिवारिक डॉक्टर पुष्टि करता है कि उसे बीट्रिस के शव की जांच के लिए कभी नहीं बुलाया गया था,
इसके बजाय एक बाहरी डॉक्टर को बुलाया गया था। अपनी बहन की मौत को एक नाटक समझकर शर्लक उसकी कब्र खोदता है और पाता है कि कंकाल में बीट्रिस की बचपन में लगी टूटी हुई बाँ नहीं है, शरीर उसका नहीं है, जिससे बीट्रिस के अभी भी जीवित होने की संभावना बढ़ जाती है। हत्या के घरे का मामला। डैनी गॉर्डन मैथ्यू पार्कहिल 4 मार्च 2026। शव को कब्र से निकालने के बाद साइलस शर्लक के आरोपों को खारिज कर देता है और उसके संदेह को वंशानुगत पागलपन बताकर नकार देता है। शर्लक एस्टेट की खेल पुस्तिका से ये निष्कर्ष निकालता है कि ग्राउंडकीपर नेथन बरफोर्ड ने बीट्रिस की कथित मृत्यु के अगले दिन उसे एक डिलीवरी कार्ट में छिपाकर संपत्ति से बाहर ले गया था। सुराग हाईगेट की एक महिला श्रीमती टिलकॉट तक पहुंचता है, जिसने बीट्रिस को 14 वर्ष की आयु तक हन्ना के रूप में पाला था, जब तक कि वो घर छोड़कर नहीं चली गई। उसे एक अज्ञात दानदाता से हर साल जन्मदिन पर पिन लगी तितलियों के उपहार मिलते थे। शर्लक उन विशेष पिनों का पता लंदन की एक दुकान से लगाता है, जबकि माइक्रॉफ्ट मलिक के सहयोगी से जानकारी हासिल करता है और पता चलता है कि मलिक पेरिस भाग गया है। परिवार वहां इकट्ठा होता है और क्रांतिकारी अवरोधों को पार करते हुए लेस फॉलिस बर्गेरे पहुंचता है, जहां साइलस को एक गुप्त हथियार प्रदर्शन में भाग लेते हुए पाया जाता है। मलिक एक गंधहीन, रंगहीन, तंत्रिका रोधक, रेंगने वाली मौत का अनावरण करता है, जो पूरे मोहल्लों को नष्ट करने में सक्षम है और इसे विदेशी सैन्य खरीदारों को बेचने की पेशकश करता है। शर्लक बिक्री को बाधित करने के लिए हस्तक्षेप करता है और सीधे साइलस का सामना करता है, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाता है कि साइलस और मलिक साझेदार हैं और बीट्रिस अभी भी कहीं जीवित है। 7. 2 कोनों का मामला। ट्रिशिया ब्रॉक मेलिसा बुबनिक 4 मार्च 2026। पेरिस में एक सुरंग में हुई मुठभेड़ के बाद शर्लॉक गोली लगने के बाद आपातकालीन सर्जरी से बच जाता है। ये घाव गलती से शियाओ वेई द्वारा पहुंचाया गया था, जो साइलस को निशाना बना रही थी। उसके बिस्तर के पास शियाओ वेई बताती है कि रेंगती हुई मौत की दवा मूल रूप से हॉज के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा विकसित और वित्त पोषित की गई थी, जिसका परीक्षण उसके चीनी गांव में किया गया था और फिर मलिक द्वारा चुराकर एक निजी खरीदार के रूप में साइलस को बेच दी गई थी। समूह एक अस्थिर गठबंधन बनाता है। शियाओ वेई अपने न्याय का अधिकार पाने के बदले में साइलस को ट्रैक करने में मदद करेगी। मोरियार्टी रहस्यमय वाक्यांश 2 कोने को डिकोड करता है, नेपोलियन की बिकॉन टोपी और पेरिस के एक ब्रासरी का संदर्भ, और परिवार साइलस के मध्यस्थ कासगरली तक पहुंचने के लिए वहां एक गुप्त योजना चलाता है। कासगरली के टेलीग्राम को रोककर उन्हें पता चलता है कि साइलस कॉन्स्टेंटिनोपल में है। वहां शर्लॉक अपने पिता से निजी तौर पर मिलता है, जो पुष्टि करते हैं कि बीट्रिस जीवित है और शहर में मौजूद है, लेकिन लेन देन में पेश की गई महिला बीट्रिस नहीं है। साइलस भाग निकलता है और एपिसोड का अंत शर्लक और माइक्रॉफ्ट को उनके अपने पिता द्वारा बंदूक की नोक पर बंधक बनाए जाने के साथ होता है। बीट्रिस होम्स का मामला। ट्रिशिया ब्रॉक मैथ्यू पार्कहिल 4 मार्च 2026। बीट्रिस होम्स के जीवित होने और साइलस के गुप्त एजेंट के रूप में पाले जाने का खुलासा क्लाइमेक्स का मुख्य बिंदु है। कॉन्स्टेंटिनोपल में कैद शर्लक और माइक्रॉफ्ट को पता चलता है कि साइलस ने कॉर्डेलिया के खतरनाक पागलपन के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ी थी, ताकि उसे पागल खाने में भर्ती कराया जा सके और बीट्रिस को बचपन में ही वहां से ले जाया जा सके। माइक्रॉफ्ट गुप्त रूप से ब्रिटिश सरकार से संपर्क करता है और साइलस से ही नर्व एजेंट खरीदने का सौदा करता है, जिससे दोनों भाइयों की रिहाई सुनिश्चित होती है। भागने और शियाओ वेई से दोबारा मिलने के बाद शर्लक साइलस के अध्ययन कक्ष में एक गुप्त मार्ग का पता लगाता है, जो उसके तस्करी नेटवर्क और हथियारों के कार्यक्रम के पूरे दायरे को उजागर करता है। बड़े पैमाने पर मौत फैलाने के लिए डिजाइन किए गए रॉकेट समूह पहाड़ी सुरंगों के माध्यम से साइलस की अफशिन स्थित गुप्त फैक्ट्री तक उसका पीछा करता है। बीट्रिस अपने पिता के बारे में सच्चाई स्वीकार कर चुकी है और सुविधा को नष्ट करने में मदद करती है, जबकि शियाओ वेई अपने मारे गए गांव का बदला लेने के लिए प्रोफेसर मलिक की हत्या कर देती है। शर्लक बीट्रिस को साइलस को मारने से रोकता है, जो परिणाम स्वरूप हुए विस्फोट में बच निकलता है। लंदन लौटने पर होम्स भाई बहन कॉर्डेलिया से आंशिक रूप से फिर से मिलते हैं, लेकिन एपिसोड का अंत इस बात से होता है
कि मोरियार्टी ने गुप्त रूप से मलिक के समीकरण के लापता हिस्से को अपने पास रखा है और खुद को एक खतरनाक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। उत्पादन एंडी लेन द्वारा लिखित यंग शर्लॉक होम्स पुस्तकों के टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण के विकास की खबर सबसे पहले अप्रैल 2024 में आई थी, जिसमें हीरो फिएन स्टिफिन युवा शर्लॉक होम्स की भूमिका निभा रहे थे और गाय रिची भी इस परियोजना से जुड़े थे। अमेज़न प्राइम वीडियो ने मई 2024 में श्रृंखला के 8 एपिसोड का ऑर्डर दिया, जिसका कार्यकारी निर्माण इंस्पिरेशनल एंटरटेनमेंट और मोटिव पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। श्रृंखला को शो रनर मैथ्यू पार्खिल ने लिखा है, जो कार्यकारी निर्माता भी हैं। रिची ने लेन, साइमन केल्टन, इवान एटकिंसन, साइमन मैक्सवेल, हैरियट क्रीलमैन, धना गिलबर्ट, कॉलिन विल्सन और मार्क रेस्टेगिनी के साथ निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया है। रिची ने इससे पहले शर्लॉक होम्स पर आधारित 2 अलग-अलग सिनेमाई फिल्मों का निर्देशन किया था, शर्लॉक होम्स 2009 और शर्लॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज 2011। 19 वर्षीय होम्स की भूमिका हीरो फिएन स्टिफिन ने निभाई है, जिन्होंने पहले द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर में रिची के साथ काम किया था। जून में फिएन स्टिफेन के चाचा जोसेफ फिएन्स को शर्लक के पिता के रूप में चुना गया, साथ ही नताशा मैकेलहॉन को उनकी मां के रूप में। जुलाई में जीन सेंग, कॉलिन फर्थ और डोनल फिन कलाकारों में शामिल हुए। मैक्स आयरन्स को अगस्त के अंत में दृश्यों की शूटिंग करते देखा गया और कुछ ही समय बाद ये खुलासा हुआ कि वो माइक्रॉफ्ट होम्स की भूमिका निभा रहे हैं। सीरीज की शूटिंग जुलाई 2024 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। ब्रिस्टल में दृश्यों की शूटिंग की गई। 2024 में स्पेन, विशेष रूप से जेरेज, कैडिज और सेविले और कार्डिफ, वेल्स में शूटिंग हुई। सीरीज की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। मुक्त करना यंग शर्लॉक के सभी 8 एपिसोड 4 मार्च 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुए। 9 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क में प्रीमियर स्क्रीनिंग हुई। 5 फरवरी 2026 को रिलीज हुए इस सीरीज के ट्रेलर ने अपने पहले 7 दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अमेज़न प्राइम सीरीज ट्रेलर का नया रिकॉर्ड बनाया। 17 फरवरी 2026 को मेक्सिको सिटी में 2 एपिसोड का प्रीमियर हुआ। 24 फरवरी को लंदन में सीरीज का प्रीमियर हुआ। स्वागत समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 38 समीक्षाओं के आधार पर श्रृंखला को 84% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर 100 में से 66 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। यंग शर्लॉक होम्स ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लेन द्वारा लिखित युवा वयस्कों के लिए थ्रिलर उपन्यासों की एक श्रृंखला है, जिसमें आर्थर कॉनन डॉयल के जासूस शेरलॉक होम्स को 1860 और 70 के दशक में एक किशोर के रूप में दिखाया गया है, जिसे पूरी श्रृंखला के दौरान कई रहस्यों, अपराधों और रोमांचों का सामना करना पड़ता है। इस श्रृंखला में अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 8वीं पुस्तक सितंबर 2015 में प्रकाशित हुई थी। डेथ क्लाउड जून 2010। 14 वर्षीय शर्लॉक होम्स को हैम्पशायर में अपनी चाची और चाचा के साथ रहने के लिए भेजा जाता है और वो मैटी अर्नाट के साथ मिलकर 2 रहस्यमय मौतों की जांच करता है, जो किसी न किसी तरह एक काले बादल से संबंधित प्रतीत होती हैं, जिसका रहस्य शर्लॉक होम्स को सुलझाना है। रेड लीच, जिसका अमेरिकी बाजार के लिए नाम बदलकर रेबल फायर कर दिया गया, नवंबर 2010। पहले उपन्यास की घटनाओं के कुछ महीनों बाद होम्स इस संभावना की जांच करता है कि जॉन विल्क्स बूथ जीवित और स्वस्थ है और इंग्लैंड में रह रहा है। इस जांच के सिलसिले में शर्लक अपने शिक्षक एमियस क्रो के साथ अमेरिका जाता है। ब्लैक आइस जून 2011। माइक्रॉफ्ट शर्लक और उसके शिक्षक को लंदन घूमने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन जब वे डायोजेंस क्लब पहुंचते हैं तो उन्हें माइक्रॉफ्ट के हाथ में खंजर और फर्श पर एक लाश मिलती है। ये रोमांचक यात्रा उन्हें लंदन के सीवरों की गहराई से लेकर रूस के बर्फीले इलाकों तक ले जाती है। फायर स्टॉर्म नवंबर 2011। 14 वर्षीय शर्लक ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब उसके सामने जो स्थिति है वो पूरी तरह से हैरान करने वाली है। उसका शिक्षक क्रो और क्रो की बेटी वर्जीनिया गायब हो गए हैं। उनका घर ऐसा दिखता है मानो वहां कभी कोई रहा ही ना हो। स्नेक बाइट
27 सितंबर 2012। शर्लक को अपहरण कर ग्लोरिया स्कॉट नामक जहाज पर चीन ले जाया जाता है, जिसके बाद वो एक और रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है। नाइफ एज, अक्टूबर 2013। कहानी आयरलैंड में घटित होती है। पिछली किताब की घटनाओं के बाद शर्लक घर लौटता है और खुद को एक अपहरण के बीच फंसा हुआ पाता है। स्टोन कोल्ड, सितंबर 2014। अपने पिछले साहसिक कार्य के बाद शर्लक होम्स को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑक्सफोर्ड में रहने के लिए भेजा गया है, लेकिन विश्वविद्यालय की पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। नाइट ब्रेक, सितंबर 2015। शर्लक की मां का निधन हो गया है, उसके पिता भारत में लापता हो गए हैं और उसकी बहन का व्यवहार अजीब है। होम्स परिवार बिखरता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ तक कि भाई माइक्रॉफ्ट भी इसे संभाल नहीं पा रहा है। एक रहस्यमय गुमशुदगी उन्हें मिस्र और स्वेज नहर तक ले जाती है। पृष्ठभूमि: चार्ली हिक्सन की बेस्ट सेलिंग यंग बॉन्ड श्रृंखला की सफलता के आधार पर सर आर्थर कॉनन डॉयल की संपत्ति ने किशोर शर्लॉक होम्स के जीवन का विवरण देने वाली पुस्तकों की एक श्रृंखला को अधिकृत किया। एंड्रयू लेन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक होम्स के चरित्र की कुछ जटिलताओं को समझाना है, जो एक ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक हैं और दूसरी ओर कलात्मक और मूडी हैं। इस श्रृंखला में पेश किए गए दो नए पात्र, उनके दो शिक्षक एमियस क्रो और रूफस स्टोन, उनके चरित्र के दो पहलुओं के निर्माण पर प्रकाश डालने में मदद करेंगे, जो बाद के जीवन में स्पष्ट होते हैं। लेन ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी कहानियां मूल डॉयल कहानियों से मेल खाती हों, क्योंकि उसे ये बात परेशान करती थी कि यंग शर्लॉक होम्स में वॉटसन को होम्स के एक युवा मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो अ स्टडी इन स्कारलेट की घटनाओं के विपरीत है। मैंने जो 10 पृष्ठ का प्रस्ताव तैयार किया था, उसमें यह महत्वपूर्ण था कि श्रृंखला में शर्लक को स्कूल में 14 वर्षीय लड़के से लेकर विश्वविद्यालय तक की यात्रा दिखाई जाए और डॉयल के शर्लक उपन्यासों में से पहले उपन्यास की शुरुआती पंक्तियों तक सहजता से ले जाया जाए। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें विक्टोरियन वुडकट शैली के कवर वाली ऐतिहासिक कृतियों के रूप में देखा जाए, बल्कि समकालीन 21वीं सदी की पुस्तकों के रूप में देखा जाए। लेन के प्रारंभिक प्रस्ताव ने श्रृंखला में प्रविष्टियों के लिए संभावित कथानकों के लिए विचार प्रदान किए। सुमात्रा का विशालकाय चूहा, द एडवेंचर ऑफ द ससेक्स वैम्पायर में वर्णित विज्ञान जगत के लिए अज्ञात विलक्षण कीड़ा, थॉरब्रिज की समस्या में उल्लिखित कर्नल वॉरबर्टन का पागलपन, इंजीनियर के अंगूठे का रोमांच में उल्लिखित रानी का अलगाव, हिज लास्ट बो में उल्लिखित स्वागत। शिकागो ट्रिब्यून ने डेथ क्लाउड की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा, हार्डी बॉयज के कारनामों से ऊब चुके लेकिन रहस्य सुलझाने वाले कथानकों की तलाश करने वाले पाठक के लिए एंड्रयू लेन द्वारा किशोर शर्लॉक होम्स का आविष्कार समयोचित प्रतीत होगा। ग्राहम मूर, द शेरलॉकियन के लेखक, ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए डेथ क्लाउड की समीक्षा की और कहा, लेन एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं शर्लॉक होम्स को नई पीढ़ी के लिए अद्यतन और रूपांतरित करना, ठीक उसी तरह जैसे गाय रिची ने पर्दे पर एक साहसी शर्लॉक के साथ किया है। फिर भी अंत में उपन्यास होम्स को उसके निर्माता के पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास करता है और इस प्रकार होम्स के प्रशंसकों की संख्या बढ़ाता है। इसके लिए हम सभी आभारी हो सकते हैं। अनुकूलन: प्राइम वीडियो के लिए यंग शर्लॉक नामक एक टेलीविजन रूपांतरण का निर्माण किया गया था, जिसमें गाय रिची ने निर्देशन किया था और हीरो फियन स्टिफिन ने होम्स की भूमिका निभाई थी। मैथ्यू पार्खिल ने पीटर हार्नेस, केटी रॉबर्ट्स और स्टीव थॉम्पसन के साथ लेखन टीम में शो रनर के रूप में काम किया। फिल्मांकन कार्डिफ, वेल्स में हुआ। ये श्रृंखला 4 मार्च 2026 को प्रीमियर हुई। शर्लक होम्स ब्रिटिश लेखक आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा रचित एक काल्पनिक जासूस है। अपनी कहानियों में खुद को सलाहकार जासूस कहने वाले होम्स अपनी अवलोकन क्षमता, अनुमान लगाने की क्षमता, फोरेंसिक विज्ञान और असाधारण तार्किक तर्क शक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग वे स्कॉटलैंड यार्ड सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए मामलों की जांच करते समय करते हैं। शर्लक होम्स का चरित्र पहली बार 1887 में प्रकाशित ए स्टडी इन स्कारलेट में सामने आया। 1891 में द स्ट्रैंड मैगजीन में प्रकाशित लघु कथाओं की पहली श्रृंखला ए स्कैंडल इन बोहेमिया से शुरू होकर व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गई। इसके बाद 1927 तक अतिरिक्त कहानियां प्रकाशित होती रहीं,
अंततः कुल मिलाकर 4 उपन्यास और 56 लघु कथाएं प्रकाशित हुईं। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कहानियां 1880 से 1914 के बीच विक्टोरियन या एडवर्डियन युग में घटित हुई हैं। अधिकांश कहानियां होम्स के मित्र और जीवनीकार डॉक्टर जॉन एच वॉटसन द्वारा सुनाई गई हैं, जो आमतौर पर होम्स के साथ उनकी जांच के दौरान रहते हैं और अक्सर लंदन के 221 बी बेकर स्ट्रीट स्थित उनके आवास में उनके साथ रहते हैं, जहां से कई कहानियों की शुरुआत होती है। हालांकि शर्लॉक होम्स पहले काल्पनिक जासूस नहीं थे, फिर भी वे यकीनन सबसे प्रसिद्ध हैं। 1990 के दशक तक 25,000 से अधिक नाट्य रूपांतरणों, फिल्मों, टेलीविजन प्रस्तुतियों और प्रकाशनों में इस जासूस को दिखाया जा चुका था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें फिल्म और टेलीविजन इतिहास में सबसे अधिक बार चित्रित किया गया मानव साहित्यिक चरित्र बताया गया है। होम्स की लोकप्रियता और प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि कई लोगों ने उन्हें काल्पनिक चरित्र नहीं बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति मान लिया है। इसी आधार पर कई साहित्यिक और प्रशंसक समाजों की स्थापना हुई है। होम्स की कहानियों के उत्साही पाठकों ने फैंडम की आधुनिक प्रथा को जन्म देने में मदद की, जिसमें शर्लॉक होम्स फैंडम दुनिया के पहले एकजुट प्रशंसक समुदायों में से एक है। इस चरित्र और कहानियों का रहस्य, लेखन और समग्र रूप से लोकप्रिय संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। मूल कहानियों के साथ साथ कॉनन डॉयल के अलावा अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई हजारों कहानियों को 100 से अधिक वर्षों से मंच और रेडियो नाटकों, टेलीविजन, फिल्मों, वीडियो गेम और अन्य मीडिया में रूपांतरित किया गया है। इस किरदार के लिए प्रेरणा शर्लक होम्स के रचयिता सर आर्थर कॉनन डॉयल 1849-1930 का 1914 में निधन हो गया। एडगर एलन पो की सी ऑगस्टे डुपेन को आमतौर पर अंग्रेजी साहित्य में आधुनिक जासूसी कहानी का अग्रदूत माना जाता है और ये होम्स सहित कई बाद के पात्रों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करती है। कॉनन डॉयल ने एक बार लिखा था, पो की प्रत्येक जासूसी कहानी एक जड़ है जिससे संपूर्ण साहित्य विकसित हुआ है। पो द्वारा इसमें जीवन की सांस फूंकने से पहले जासूसी कहानी कहाँ थी? इसी तरह एमिल गैबोरियो की मॉन्सियर लेकोक की कहानियां उस समय बेहद लोकप्रिय थीं जब कॉनन डॉयल ने होम्स लिखना शुरू किया था, और होम्स के भाषण और व्यवहार कभी-कभी लेकोक के समान होते हैं। डॉयल ने अपने मुख्य पात्रों को ए स्टडी इन स्कारलेट की शुरुआत में इन साहित्यिक पूर्ववर्तियों पर चर्चा करते हुए दिखाया है। फिर भी जब होम्स ने खुद एक मामले को दर्ज किया तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे अपनी तकनीकी कुशलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जनता को आकर्षित करने वाले तरीके से लिखने की आवश्यकता को अधिक आसानी से समझ सकते थे। होम्स और वॉटसन की दोस्ती उनका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। जब वॉटसन को गोली लगती है, हालांकि घाव काफी मामूली निकलता है, फिर भी वॉटसन होम्स की प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं। उस ठंडे मुखौटे के पीछे छिपी वफादारी और प्रेम की गहराई को जानने के लिए एक घाव सहना पड़ा, कई घावों को सहना पड़ा। उसकी निर्मल कठोर आंखें एक पल के लिए धुंधली पड़ गईं और उसके दृढ़ होंठ कांपने लगे। केवल एक बार मुझे एक महान हृदय और एक महान मस्तिष्क की झलक मिली। मेरी वर्षों की विनम्र लेकिन एकनिष्ठ सेवा उस रहस्योद्घाटन के क्षण में परिणत हुई। घाव के बारे में वॉटसन के आकलन की पुष्टि करने के बाद होम्स ने अपने प्रतिद्वंदी को स्पष्ट कर दिया कि अगर उस आदमी ने वास्तव में वॉटसन को मार डाला होता तो वो कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकलता। अभ्यास। होम्स के मुवक्किलों में यूरोप के सबसे शक्तिशाली सम्राटों और सरकारों से लेकर धनी अभिजात वर्ग और उद्योगपतियों और गरीब साहूकारों और दाइयों तक शामिल हैं। पहली कहानी की शुरुआत में वो केवल चुनिंदा पेशेवर हलकों में ही जाने जाते हैं, लेकिन पहले से ही स्कॉटलैंड यार्ड के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उनके निरंतर काम और वॉटसन की कहानियों के प्रकाशन से होम्स की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वो तेजी से एक जासूस के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इतने सारे मुवक्किल पुलिस की मदद के बजाय या उसके अतिरिक्त उनकी मदद मांगते हैं कि वॉटसन लिखते हैं, 1887 तक यूरोप उनके नाम से गूंज रहा था और 1895 तक होम्स का व्यापक कार्यक्षेत्र था। लंदन के बाहर की पुलिस होम्स से सहायता मांगती है यदि वो आसपास हो। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री और बोहेमिया के राजा होम्स की सहायता का अनुरोध करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 221 बी बेकर स्ट्रीट का दौरा करते हैं,
फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक हत्यारे को पकड़ने के लिए उन्हें लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। स्कैंडिनेविया के राजा उनके ग्राहक हैं और उन्होंने कम से कम 2 बार वेटिकन की सहायता की। जासूस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कई बार ब्रिटिश सरकार की ओर से काम किया और उन सेवाओं के लिए जिन्हें शायद किसी दिन वर्णित किया जा सके के लिए नाइटहुड की उपाधि लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वो सक्रिय रूप से प्रसिद्धि की तलाश नहीं करते हैं और आमतौर पर अपने काम का श्रेय पुलिस को देने में संतुष्ट रहते हैं। महान अंतराल एक संकरे रास्ते के अंत में होम्स और मोरियार्टी आपस में लड़ रहे थे, तभी होम्स की टोपी एक झरने में गिर गई। होम्स और उनके कट्टर दुश्मन मोरियार्टी राइचनबैग जलप्रपात पर संघर्ष करते हुए सिडनी पैगेट द्वारा बनाया गया चित्र। होम्स की कहानियों का पहला सेट 1887 और 1893 के बीच प्रकाशित हुआ था। कॉनन डॉयल ने द फाइनल प्रॉब्लम 1893 में प्रकाशित, लेकिन 1891 में सेट में शातिर अपराधी प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी के साथ अंतिम लड़ाई में होम्स को मार डाला, क्योंकि कॉनन डॉयल का मानना था कि मेरी साहित्यिक ऊर्जा को एक ही दिशा में बहुत अधिक निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जनता की प्रतिक्रिया ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया। दुखी पाठकों ने द स्ट्रैंड पत्रिका को व्यथित पत्र लिखे, जिसे उस समय भारी झटका लगा जब 20,000 लोगों ने विरोध में पत्रिका की सदस्यता रद्द कर दी। कॉनन डॉयल को स्वयं कई विरोध पत्र मिले और एक महिला ने तो अपने पत्र की शुरुआत "तुम जाहिल" से की। कहा जाता है कि होम्स की मृत्यु की खबर सुनकर लंदनवासी इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने शोक में काले बाजूबंद पहने थे। हालांकि इसका कोई ज्ञात समकालीन स्रोत नहीं है। इस तरह की घटनाओं का सबसे पहला ज्ञात संदर्भ 1949 से मिलता है। हालांकि होम्स की मृत्यु पर दर्ज की गई सार्वजनिक प्रतिक्रिया काल्पनिक घटनाओं के लिए पहले कभी नहीं देखी गई थी। 8 वर्षों तक जनता के दबाव का विरोध करने के बाद कॉनन डॉयल ने द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स लिखा, जो 1901-2 में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें होम्स की मृत्यु से पहले की एक अप्रत्यक्ष पृष्ठभूमि थी। 1903 में कॉनन डॉयल ने द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस लिखा। 1894 में स्थापित इस कहानी में होम्स फिर से प्रकट होते हैं और स्तब्ध वॉटसन को समझाते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों को मूर्ख बनाने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक किया था। द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस के बाद कॉनन डॉयल 1927 तक रुक रुक कर होम्स की नई कहानियां लिखते रहे। होम्स के प्रशंसक 1891 से 1894 तक की अवधि को द फाइनल प्रॉब्लम में उनके गायब होने और अनुमानित मृत्यु तथा द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस में उनके पुनः प्रकट होने के बीच ग्रेट हियाट्स कहते हैं। इस अभिव्यक्ति का सबसे पहला ज्ञात प्रयोग 1946 का है। निवृत्ति। हिज लास्ट बो में पाठक को बताया जाता है कि होम्स ससेक्स डाउन्स के एक छोटे से फार्म में सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्होंने मधुमक्खी पालन को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया है। इस कदम की सटीक तिथि नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये 1904 से पहले का नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख द एडवेंचर ऑफ द सेकेंड स्टेन में पूर्वव्यापी रूप से किया गया है, जो पहली बार उसी वर्ष प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में होम्स और वॉटसन ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहायता करने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आते हैं। केवल एक अन्य साहसिक कार्य, द एडवेंचर ऑफ द लायंस मैन, जासूस की सेवानिवृत्ति के दौरान घटित होता है। व्यक्तित्व और आदतें। 1904 में प्रकाशित द एडवेंचर ऑफ द प्रायरी स्कूल में होम्स एक साइकिल की जांच कर रहे हैं और वॉटसन उनके पीछे खड़े हैं। द स्ट्रैंड मैगजीन में सिडनी पैगेट के चित्रों ने दोनों पात्रों को प्रतिष्ठित बना दिया। वॉटसन होम्स को उनकी आदतों और जीवन शैली में बोहेमियन बताते हैं। कहा जाता है कि उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता से बिल्ली जैसा प्रेम था। साथ ही होम्स एक सनकी व्यक्ति थे जिन्हें समकालीन स्वच्छता या सुव्यवस्था के मानकों की कोई परवाह नहीं थी। वॉटसन उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। अपनी निजी आदतों में वो सबसे अव्यवस्थित व्यक्तियों में से एक था, जिसने उसके साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान कर दिया था। वो अपनी सिगार कोयले की बाल्टी में, तंबाकू एक फारसी चप्पल के आगे के हिस्से में रखता था और अपने अनुत्तरित पत्रों को एक बड़े चाकू से अपने लकड़ी के मेंटल पीस के ठीक बीच में गाड़ देता था। उसे दस्तावेजों को नष्ट करने से घृणा थी। इस प्रकार महीने दर महीने उसके कागजात जमा होते गए, यहाँ तक कि कमरे का हर कोना पांडुलिपियों के बंडलों से भर गया,
जिन्हें किसी भी हालत में जलाया नहीं जा सकता था और जिन्हें उनके मालिक के अलावा कोई और नहीं रख सकता था। हालांकि होम्स को भावहीन और निर्मम के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन जांच के दौरान वो जीवंत और उत्तेजित हो सकते हैं। उनमें दिखावे की कला है और वे अक्सर अपने तरीकों और सबूतों को अंतिम क्षण तक छिपाकर रखते हैं ताकि देखने वालों को प्रभावित कर सकें। होम्स किसी अन्याय को सुधारने के लिए कानून तोड़ने को भी तैयार रहते हैं। उनका तर्क है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिन पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए कुछ हद तक निजी प्रतिशोध उचित है। उनका साथी जासूस की किसी मुवक्किल के लिए ऐसा करने की इच्छा का समर्थन करता है। पुलिस से झूठ बोलना, सबूत छिपाना या घरों में सेंध लगाना, जब उसे भी ये नैतिक रूप से उचित लगता है। वॉटसन के अलावा होम्स अनौपचारिक संगति से बचते हैं। द ग्लोरिया स्कॉट में वो डॉक्टर को बताते हैं कि कॉलेज में 2 साल के दौरान उन्होंने केवल एक ही दोस्त बनाया। मैं कभी बहुत मिलनसार नहीं था वॉटसन। मैं अपने सहपाठियों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। गहन बौद्धिक गतिविधि के समय जासूस भोजन नहीं करते। उनका मानना है कि जब आप बुद्धि को भूखा रखते हैं तो वह परिष्कृत हो जाती है। कभी कभी होम्स संगीत के साथ आराम करते हैं, या तो वायलिन बजाकर या वैगनर और पाब्लो डी सारास्ते जैसे संगीतकारों की रचनाओं का आनंद लेकर। नशीली दवाओं का उपयोग होम्स नीले रंग के बाथरोब में तकिए के सहारे लेटे हुए पाइप पी रहे हैं। 1891 में पैगेट द्वारा बनाया गया वो चित्र जिसमें होम्स द मैन विद द ट्विस्टेड लिप के लिए पाइप पीते हुए दिखाए गए हैं। होम्स कभी कभी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, खासकर जब उनके पास कोई रोमांचक मामले न हों। वो कभी मॉर्फिन और कभी कोकीन का सेवन करते हैं, जिसे वो 7% घोल में इंजेक्ट करते हैं। ये दोनों दवाएं 19वीं सदी के इंग्लैंड में कानूनी थीं। एक चिकित्सक होने के नाते वॉटसन अपने मित्र की कोकीन की आदत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसे जासूस की एकमात्र बुरी आदत बताते हैं और होम्स के मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। द एडवेंचर ऑफ द मिसिंग 3/4 में वॉटसन कहते हैं कि हालांकि उन्होंने होम्स को नशीले पदार्थों से दूर कर दिया है, फिर भी जासूस एक व्यसनी बना हुआ है जिसकी आदत खत्म नहीं हुई है, बल्कि केवल सुप्त अवस्था में है। वॉटसन और होम्स दोनों सिगरेट, सिगार और पाइप के रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। हालांकि उनके इतिहासकार होम्स के धूम्रपान को अपने आप में एक बुराई नहीं मानते, लेकिन वॉटसन एक चिकित्सक जासूस की उनके सीमित कमरे में विषाक्त वातावरण बनाने के लिए आलोचना करते हैं। वित्त होम्स अपने खर्चों के लिए ग्राहकों से शुल्क लेने और किसी समस्या के समाधान के लिए दिए गए किसी भी इनाम का दावा करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड, द रेड हेडेड लीग और द एडवेंचर ऑफ द बैरल कॉरोनेट में। जासूस एक जगह कहता है कि मेरी पेशेवर फीस एक निश्चित पैमाने पर है, मैं उन्हें नहीं बदलता, सिवाय इसके कि जब मैं उन्हें पूरी तरह से माफ कर देता हूं। इस संदर्भ में एक ग्राहक उनकी फीस दोगुनी करने की पेशकश कर रहा है और ये संकेत मिलता है कि धनी ग्राहक होम्स को उनकी मानक दर से अधिक भुगतान करते हैं। द एडवेंचर ऑफ द प्रायरी स्कूल में होम्स 6,000 पाउंड की फीस कमाते हैं, उस समय जब एक उभरते हुए युवा पेशेवर के वार्षिक खर्च लगभग 500 पाउंड थे। हालांकि वॉटसन बताते हैं कि होम्स धनी और शक्तिशाली लोगों की भी मदद करने से इनकार कर देते थे यदि उनके मामले उनकी रुचि के नहीं होते थे। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। जैसा कि कॉनन डॉयल ने जोसेफ बेल को लिखा था, होम्स बैबेज की कैलकुलेटिंग मशीन की तरह अमानवीय है और उसके प्यार में पड़ने की संभावना भी उतनी ही है। होम्स खुद के बारे में कहता है कि वो महिलाओं का सच्चा प्रशंसक नहीं है और उसे महिलाओं के इरादे समझ से परे लगते हैं। ऐसी दलदल पर आप कैसे निर्माण कर सकते हैं? उनके सबसे तुच्छ कार्यों का भी बहुत महत्व हो सकता है। द साइन ऑफ 4 में वो कहता है, महिलाओं पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, उनमें से सबसे अच्छी पर भी नहीं। एक ऐसी भावना जिसे वॉटसन भयानक भावना के रूप में नोट करता है। द एडवेंचर ऑफ द लायंस मैन में होम्स लिखता है, महिलाएं मेरे लिए शायद ही कभी आकर्षण का केंद्र रही हैं, क्योंकि मेरे दिमाग ने हमेशा मेरे दिल पर शासन किया है। द साइन ऑफ 4 के अंत में होम्स कहते हैं कि प्रेम एक भावनात्मक चीज है और जो कुछ भी भावनात्मक है वो सच्चे ठंडे तर्क के विपरीत है
जिसे मैं सभी चीजों से ऊपर रखता हूँ। मैं कभी खुद से शादी नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने निर्णय को पक्षपाती बना दूं। अंततः होम्स सीधे तौर पर दावा करते हैं कि मैंने कभी प्यार नहीं किया। लेकिन जहां वॉटसन कहते हैं कि जासूस को महिलाओं से घृणा है, वहीं वे होम्स के बारे में ये भी बताते हैं कि उनका महिलाओं के साथ व्यवहार करने का एक विशेष रूप से आकर्षक तरीका है। वॉटसन बताते हैं कि उनकी गृहिणी श्रीमती हडसन होम्स को पसंद करती हैं क्योंकि वे महिलाओं के साथ अपने व्यवहार में उल्लेखनीय कोमलता और शिष्टाचार दिखाते हैं। वे महिलाओं को नापसंद करते थे और उन पर अविश्वास करते थे, लेकिन वे हमेशा एक वीर प्रतिद्वंद्वी थे। द एडवेंचर ऑफ चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन में जासूस एक मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए झूठे बहाने से काम पर लग जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद महिला को छोड़ देता है। इरीन एडलर एक सेवानिवृत्त अमेरिकी ओपेरा गायिका और अभिनेत्री हैं, जो अ स्कैंडल इन बोहेमिया में दिखाई देती हैं। हालांकि ये उनकी एकमात्र उपस्थिति है, वो उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो बुद्धि की लड़ाई में होम्स को मात देती हैं और एकमात्र महिला हैं। इसी कारण से एडलर अक्सर पैरोडी लेखन का विषय होती हैं। कहानी की शुरुआत में होम्स द्वारा उनके प्रति रखे गए उच्च सम्मान का वर्णन किया गया है। शर्लक होम्स के लिए वो हमेशा एक महिला ही थीं। मैंने उन्हें शायद ही कभी उनका नाम किसी और नाम से लेते सुना हो। उनकी नज़रों में वो अपनी जाति की सभी महिलाओं पर हावी और श्रेष्ठ थीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें आइरीन एडलर के लिए प्रेम जैसी कोई भावना थी। फिर भी उनके लिए केवल एक ही महिला थीं, और वो महिला थीं दिवंगत आइरीन एडलर, जिनकी यादें संदिग्ध और अस्पष्ट थीं। कहानी की घटनाओं से 5 साल पहले एडलर का बोहेमिया के युवराज विल्हेम वॉन ऑर्मस्टीन के साथ एक संक्षिप्त संबंध था। कहानी की शुरुआत में राजकुमार की सगाई किसी और से हो चुकी है। इस डर से कि अगर उसकी मंगेतर के परिवार को इस अतीत के अनुचित संबंध के बारे में पता चल गया तो शादी टूट जाएगी, ऑर्मस्टीन ने एडलर और अपनी एक तस्वीर वापस पाने के लिए होम्स को काम पर रखा। होम्स के सफल होने से पहले ही एडलर भाग जाती है। होम्स को इस मामले में अपनी भूमिका के लिए एडलर की जो तस्वीर मिली थी, उसी से एडलर की यादें जीवित रहती हैं। ज्ञान और कौशल पहली कहानी, अ स्टडी इन स्कारलेट, जिसे आमतौर पर 1881 माना जाता है, हालांकि सटीक तारीख नहीं दी गई है, में होम्स से मिलने के कुछ ही समय बाद वॉटसन ने जासूस की क्षमताओं का आकलन किया। साहित्य का ज्ञान शून्य, दर्शन शास्त्र का ज्ञान शून्य, खगोल विज्ञान का ज्ञान शून्य, राजनीति का ज्ञान कमजोर, वनस्पति विज्ञान का ज्ञान परिवर्तनशील, बेलाडोना, अफीम और सामान्यतः विषयों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, व्यावहारिक बागवानी के बारे में कुछ नहीं जानता। भूविज्ञान का ज्ञान व्यवहारिक लेकिन सीमित, एक नज़र में ही अलग अलग प्रकार की मिट्टी को पहचान लेता है। सैर के बाद उसने मुझे अपनी पतलून पर लगे धब्बे दिखाए और उनके रंग और गाढ़ेपन से बताया कि वे लंदन के किस हिस्से में लगे थे। रसायन विज्ञान का गहन ज्ञान, शरीर रचना विज्ञान का ज्ञान सटीक लेकिन अव्यवस्थित, सनसनीखेज साहित्य का उनका ज्ञान अपार है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस शताब्दी में घटी हर भयावह घटना का विस्तृत विवरण ज्ञात है। वॉयलिन अच्छी तरह बजाता है, एक विशेषज्ञ सिंगल स्टिक प्लेयर, बॉक्सर एवं स्वॉर्ड्समैन है। ब्रिटिश कानून का अच्छा व्यवहारिक ज्ञान है। अ स्टडी इन स्कारलेट में होम्स का दावा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्योंकि ये जानकारी उनके काम के लिए अप्रासंगिक है। वॉटसन से ये तथ्य सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो इसे तुरंत भूलने की कोशिश करेंगे। जासूस का मानना है कि मन में सूचना संग्रहित करने की सीमित क्षमता होती है और बेकार की चीजें सीखने से उपयोगी चीजें सीखने की क्षमता कम हो जाती है। बाद की कहानियां इस धारणा से दूर हो जाती हैं। द वैली ऑफ फियर में वो कहते हैं, सारा ज्ञान जासूस के लिए उपयोगी होता है, और द एडवेंचर ऑफ द लायंस मैन में जासूस खुद को छोटी छोटी बातों को भी अजीब तरह से याद रखने वाला सर्वभक्षी पाठक कहते हैं। 1912 में चरित्र के विकास पर पीछे मुड़कर देखते हुए कॉनन डॉयल ने लिखा कि पहली कहानी द स्टडी इन स्कारलेट में होम्स केवल एक गणना करने वाली मशीन थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे उन्हें एक शिक्षित इंसान बनाना पड़ा। होम्स की राजनीति के बारे में कथित अज्ञानता के बावजूद
ए स्कैंडल इन बोहेमिया में वो भेस बदले हुए काउंट वॉन क्रैम की असली पहचान तुरंत पहचान लेता है। ए स्टडी इन स्कारलेट के अंत में होम्स लैटिन भाषा का ज्ञान प्रदर्शित करता है। जासूस हाफिज गोएथे साथ ही मूल फ्रेंच में जॉर्ज सैंड को गुस्ताव फ्लेबर्ट द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देता है। द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स में जासूस गॉडफ्रे नेलर और जोशुआ रेनॉल्ड्स की कृतियों को पहचानता है। वॉटसन ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझे कला के बारे में कुछ भी पता है, लेकिन ये केवल ईर्ष्या है क्योंकि इस विषय पर हमारे विचार भिन्न हैं। द एडवेंचर ऑफ द ब्रूस पार्टिंगटन प्लान्स में वॉटसन कहते हैं कि होम्स ने खुद को उस मोनोग्राफ में खो दिया था जिसे उन्होंने लेसस के पॉलीफोनिक मोटेट्स पर शुरू किया था, जिसे इस विषय पर अंतिम शब्द माना जाता था, जो कि गहन और बहुत ही विशिष्ट संगीत शास्त्रीय अध्ययन का परिणाम रहा होगा, जिसका आपराधिक रहस्यों के समाधान में कोई स्पष्ट अनुप्रयोग नहीं था। होम्स एक क्रिप्ट एनालिस्ट हैं जो वॉटसन से कहते हैं कि मैं गुप्त लेखन के सभी रूपों से अच्छी तरह परिचित हूं और मैंने स्वयं इस विषय पर एक संक्षिप्त मोनोग्राफ लिखा है जिसमें मैंने 160 अलग अलग सिफर का विश्लेषण किया है। होम्स अ स्कैंडल इन बोहेमिया में मनोविज्ञान के ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हैं, जहां वे आइरीन एडलर को इस आधार पर लुभाते हैं कि एक महिला आग से अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने के लिए दौड़ेगी, और इस तरह वे उससे उस जगह का पता लगवा लेते हैं जहां उसने एक तस्वीर छिपाई थी। एक और उदाहरण द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल में है, जहां होम्स एक विक्रेता से शर्त लगाकर जानकारी प्राप्त करते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी मूछें उस तरह की हों और उसकी जेब से पिंक अन निकला हुआ हो, तो आप हमेशा उससे शर्त लगाकर जानकारी निकलवा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने उसके सामने 100 पाउंड रखे होते तो वो आदमी मुझे उतनी पूरी जानकारी नहीं देता जितनी मैंने उससे इस विचार से निकलवाई कि वो मुझसे शर्त लगा रहा है। मारिया कोन्निकोवा ने डीजे ग्रोथ के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि होम्स माइंडफुलनेस का अभ्यास करते थे, जिसमें एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता था और वे लगभग कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते थे। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में वे उस विज्ञान से पहले ही इस बात को साबित कर चुके थे कि ये मस्तिष्क के लिए कितना फायदेमंद है। होम्सियन कटौती चिमनी के सामने एक मृत व्यक्ति पर झुके हुए होम्स का रंगीन चित्र। सिडनी पैगेट द्वारा द एडवेंचर ऑफ द एबी ग्रेंज के लिए होम्स द्वारा एक शव की जांच करते हुए बनाया गया चित्र। होम्स अपने ग्राहकों और संदिग्धों के पहनावे और व्यवहार का अवलोकन करते हैं, त्वचा के निशानों जैसे टैटू, गंदगी जैसे जूतों पर स्याही के धब्बे या मिट्टी, भावनात्मक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर ध्यान देते हैं ताकि उनके मूल और हाल के इतिहास का अनुमान लगा सकें। व्यक्ति के कपड़ों और निजी वस्तुओं की शैली और पहनने की स्थिति पर भी आमतौर पर भरोसा किया जाता है। कहानियों में होम्स को अपनी विधि को चलने वाली छड़ियों, पाइपों और टोपी जैसी वस्तुओं पर लागू करते हुए देखा जाता है। उदाहरण के लिए स्कैंडल इन बोहेमिया में होम्स अनुमान लगाते हैं कि वॉटसन हाल ही में भीग गया था और उसके पास एक बहुत ही अनाड़ी और लापरवाह नौकरानी थी। जब वॉटसन पूछता है कि होम्स को ये कैसे पता चला, तो जासूस जवाब देता है, ये बिल्कुल सरल है। मेरी आंखों ने देखा कि आपके बाएं जूते के अंदरूनी हिस्से में ठीक उसी जगह जहां आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़े पर लगभग समानांतर 6 कट के निशान हैं। स्पष्ट रूप से ये कट किसी ऐसे व्यक्ति ने लगाए हैं जिसने लापरवाही से तलवे के किनारों को खुरचकर उस पर जमी मिट्टी को हटाया है। इसलिए आप देख सकते हैं, मेरा दोहरा अनुमान है कि आप खराब मौसम में बाहर थे और आपके पास लंदन के किसी मजदूर द्वारा जूते चीरने का एक विशेष रूप से शातिर नमूना था। होम्स की पहली कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट में डॉक्टर वॉटसन होम्स की तुलना एडगर एलन पो के काल्पनिक जासूस सी ऑगस्टे डुपैन से करते हैं, जो इसी तरह की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल करता था। द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए, जिसमें डुपैन अपने दोस्त के साथ 15 मिनट तक चुपचाप चलने के बावजूद उसके मन की बात जान लेता है, होम्स टिप्पणी करते हैं। अपने दोस्त के विचारों में उपयुक्त टिप्पणी से दखल देने की उसकी यह तरकीब वास्तव में बहुत दिखावटी और सतही है। फिर भी होम्स बाद में द कार्डबोर्ड बॉक्स और द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन में वॉटसन पर यही चाल चलता है। हालांकि कहानियों में होम्स की बौद्धिक जासूसी पद्धति को हमेशा
निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। होम्स मुख्य रूप से अपहरण पर निर्भर करता है। देखे गए विवरणों के लिए एक व्याख्या का अनुमान लगाना। वो लिखते हैं, पानी की एक बूंद से एक तर्कशास्त्री अटलांटिक या नायाग्रा जैसे झरने की संभावना का अनुमान लगा सकता है, भले ही उसने उनमें से किसी को देखा या सुना ना हो। हालांकि होम्स निगमनात्मक तर्क का भी प्रयोग करता है। जासूस का मार्गदर्शक सिद्धांत, जैसा कि वो द साइन ऑफ 4 में कहता है, ये है, जब आप असंभव को हटा देते हैं तो जो कुछ भी शेष रहता है, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना हो, वही सत्य होना चाहिए। होम्स सर आइजैक न्यूटन के हाइपोथेसिस नॉन फिंगो के नियम का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए ए स्कैंडल इन बोहेमिया में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, आंकड़ों के बिना सिद्धांत बनाना एक बड़ी गलती है। अनजाने में ही व्यक्ति तथ्यों को सिद्धांतों के अनुरूप ढालने लगता है, न कि सिद्धांतों को तथ्यों के अनुरूप। होम्स की उल्लेखनीय तर्क क्षमता के बावजूद कॉनन डॉयल अभी भी उन्हें इस संबंध में त्रुटिपूर्ण के रूप में चित्रित करते हैं। ये द येलो फेस का एक केंद्रीय विषय है। फॉरेंसिक विज्ञान। कैप्शन देखें, 19वीं सदी का सीबर्ट माइक्रोस्कोप। हालांकि होम्स अपनी तर्क क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी खोजी तकनीक ठोस सबूतों के अधिग्रहण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कहानियों में उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई तकनीकें उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं। जासूस विशेष रूप से सूक्ष्म साक्ष्य और अन्य भौतिक साक्ष्यों के विश्लेषण में कुशल है, जिसमें अपराध स्थल पर गतिविधियों की पहचान करने के लिए गुप्त निशान जैसे पैरों के निशान, खुरों के निशान और जूते और टायर के निशान शामिल हैं। अपराधियों की पहचान करने के लिए तंबाकू की राख और सिगरेट के बट का उपयोग करना, लिखावट विश्लेषण और ग्राफोलॉजी का उपयोग करना, धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए टाइप किए गए पत्रों की तुलना करना, दो हत्यारों को उजागर करने के लिए बारूद के अवशेषों का उपयोग करना और दो हत्याओं को उजागर करने के लिए मानव अवशेषों के छोटे टुकड़ों का विश्लेषण करना। अपने साक्ष्यों के छोटे पैमाने के कारण जासूस अक्सर घटनास्थल पर आवर्धक लेंस और बेकर स्ट्रीट स्थित अपने आवास पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है। वो रक्त अवशेषों के विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और जहरों का पता लगाने के लिए विष विज्ञान का उपयोग करता है। होम्स की घरेलू रसायन प्रयोगशाला का उल्लेख द नेवल ट्रीटी में किया गया है। द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस में बैलिस्टिक्स का जिक्र है, जब संदिग्ध हत्या के हथियार से मिलान करने के लिए इस्तेमाल की गई गोलियों को बरामद किया जाता है। ये प्रक्रिया कहानी के प्रकाशन के लगभग 15 साल बाद ही नियमित पुलिस प्रक्रिया बन गई। लॉरा जे स्नाइडर ने 19वीं सदी के मध्य से लेकर उत्तरार्ध तक के अपराध विज्ञान के संदर्भ में होम्स की पद्धतियों का अध्ययन किया है और ये दर्शाया है कि यद्यपि कभी-कभी आधिकारिक जांच विभागों द्वारा उस समय औपचारिक रूप से उपयोग की जा रही पद्धतियों से आगे थीं, फिर भी वे मौजूदा पद्धतियों और तकनीकों पर आधारित थीं। उदाहरण के लिए कोनन डॉयल के समय में उंगलियों के निशान को विशिष्ट माना जाता था। बात कर ले इसके सेक्शनों की, एपिसोडों की, तो सेक्शन 1 अभी हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर 8 एपिसोड हमें देखने को मिला है। रनिंग लेंथ भी बढ़िया अच्छी खासी 40 से लेकर 60 मिनट के बीच में है, जो कि बढ़िया अच्छी खासी लेंथ हमें देखने को मिली है। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।